इसमें कुछ चीजें रिमांड इंटीग्रेशन का भी हेल्प इसमें लिया गया है, तो वो चीजें मैं आपको देखो पढ़ा दूंगा। तो समझ में नहीं आएगा ऐसे लिखवा दें। अभी हम क्या बताएं ना, पेज छोड़ेंगे। ओके चलो, तुम लिखी हो वो सब क्या बोलता है, आम करती हो वो लिखी हो क्या बोलता है एल्गोरिथम जो मैंने लिखवाया था, क्योंकि उसका मैं अभी यूज करने वाला हूँ। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके 10 पे छोड़ो, 10 पे ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में कुछ चीजें बची हुई है, जैसे रीमान इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद से वहां पे यूज करके जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम चीजें खत्म हो गई हैं इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में। So I am going to start differentiability. हालांकि मैंने ग्राफ वाइज तो आपको कई सारी चीजें मैंने बता दिया है, ठीक है। लिमिट कंटिन्यूटी और बताते समय उस समय मैंने ग्राफ की ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो पहले आप डेफिनेशन लिखो। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव of a function, derivative of a function लिखो। Let f is a mapping from H to R and S is subset of R, be a function full stop. Let C belongs to S, C belongs to S, be a limit point of S, be a limit point of S full stop. Then f is said to be derivable, f is said to be derivable, ब्रैकेट में लिखना, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल at C if
x टेंडिंग टू c, f of x minus f of c upon x minus c exists finitely, exist finitely, ठीक है। मतलब ये फंक्शन f जो है इस पॉइंट s के पॉइंट c पे डिफरेंशिएबल होगा यदि f of x minus f of c upon x minus c लिमिट x टेंडिंग टू c के लिए क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब कि जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसकी लिमिट जब आप फाइंड करोगे तो कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। r नीचे लिखो r लिमिट s टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, f of c plus h minus f of c upon h exist finitely, exist finitely। नीचे लिखो लाइन छोड़ के, the derivative of the function fx, the derivative of the function fx at the point c belongs to s, at the point c belongs to s is denoted by f dash c r dfc r df upon dx at x is equal to c, ठीक है। बेसिकली हम यूज करेंगे f dash c, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या लिखे हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नीचे लिखना L f dash c is equal to limit h tending to 0 f of c plus h minus f of c upon minus h, right hand derivative, right hand derivative r f dash c is equal to limit s tending to 0 f c plus h माइनस c माइनस h, एक मिनट यहां पे माइनस है और ये प्लस f of c अपॉन h, कहां पे
एफ डैश सी माइनस जीरो, एफ डैश सी प्लस जीरो। नीचे एक नोट, द फंक्शन f is a mapping from S to R, S is subset of R and C belongs to S, then f is differentiable at point C belongs to S if and only if left hand derivative and right hand derivative both exist and equal। मतलब क्या कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट C पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर जाए और दोनों आपस में इक्वल। दैट इज f dash c plus 0 is equal to f dash c minus 0 exist का मतलब एग्जिस्ट फाइनाइटली। कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट नीचे लिखो डेफिनेशन, बस ऐसे एरो लगा लिखो। लेट f be a function defined on closed interval ab, let f be a function defined on closed interval ab, defined on closed interval ab full stop, then f is said to be derivable, then f is said to be derivable, f is said to be derivable on closed interval ab, on closed interval ab if पहला f is derivable at each point of, f is derivable at each point of open interval ab, at each point of open interval ab। दूसरा f is derivable from the right at a, from the right at a and from the left at b, and from the left at b। इसका मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं कि क्लोज्ड इंटरवल ab के फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि ओपन इंटरवल ab के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एट a। ठीक, और
एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी ए पे लेफ्ट राइट साइड से और बी पे लेफ्ट साइड से, अगर दोनों ये एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे पूरा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जस्ट एक वन क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो थ्योरम है आपका एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। लिखो थ्योरम, ऐसे लिखो, ए नेसेसरी and sufficient, sorry, a necessary but not sufficient condition that a function be differentiable, at a point is that it is continuous at that point, ओके। तो थ्योरम का मतलब क्या है जरा बताओ। ए नेसेसरी but not sufficient condition that a function be differentiable at a point is that it is continuous at that point। मतलब ये कि सबसे पहली बात कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं y is equal to 1/x की अगर मैं चर्चा करता हूं, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड ग्राफ ऑफ दिस इज दिस, क्या ये जीरो पे कंटिन्यूअस है? नहीं, जीरो पे इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल की हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है बात, ओके। ओवरऑल ये जो थ्योरम है वो ये है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। Just take one counter example, mod x, रुक जाओ, mod x का ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ये देखो mod x का जो ये ग्राफ है ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, जीरो पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन जीरो पे यहाँ पे क्या मिल गया, शार्प मिल गया, कार्बन मिल गया। तो जिस पॉइंट पे शार्प मिलता है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मींस ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ जीरो पे डिफरेंशिएबल होती है। बात समझ आ रही है? इसका नेगेशन क्या बनेगा, इसका नेगेशन बनेगा नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। मतलब कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वो फंक्शन कभी भी हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो कितनी चीजें हमने जाना, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पहली बात। दूसरा, हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, काउंटर एग्जांपल mod x, और नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। तीन बात हो गई कहानी खत्म। चलो प्रूफ कर लिए थे। तो हमें यहाँ पे प्रूफ यही करना है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है,
ठीक है, और उसका कन्वर्स टू नहीं होगा, वो मॉड एक्स लेकर के काम कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिखो लेट f इज ए मैपिंग फ्रॉम, सपोज करो क्लोज इंटरवल a b से R पे डिफाइन है, बी डेरिवेबल एट ए पॉइंट x is equal to c, then हेलो, हाँ 9:30 बजे पहुंच जाएंगे, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, x is equal to c, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है x is equal to c पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x is equal to c पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो। इट मींस देन f dash c is equal to limit x tending to c f of x minus f of c upon x minus c exists finitely, x is not equal to c। बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं आ रही है? बताओ। सिंस क्या fx को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना जरा ध्यान से, fx is equal to f of x minus f of c upon x minus c, x minus c plus f of c। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? दिस इज fx, देखो इसे कैंसिल, ठीक है ना, और fc से fc कैंसिल, बचा क्या सिर्फ fx। वी हैव, लिमिट ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c fx minus fc upon x minus c into limit x tending to c x minus c plus limit x tending to c f of c। कर सकते हैं? तो ये क्या मिलेगा? f of c, यही तो मिलेगा। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में, या ऐसे कर दो भी, लिमिट x टेंडिंग टू c fx एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है? f dash c, ओके, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? बोलो, 0 प्लस f of c, ये नोट करो। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू fc। ये किसका डेफिनेशन है? किसका डेफिनेशन है? पढ़ के आए हो तुम लोग? मैंने कहा था पेज कट करके आना पूरा।
दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना, है? किस दुनिया में हो तुम लोग? इसका मतलब क्या हो गया? 10 डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity. इसका मतलब ये हो गया एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. हो गया? जो लोग नहीं आए हैं उनको समझ में होगा. हो गया? अभी पूछना चले आगे. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि नेसेसरी है क्या फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूअस होना. ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है. तो नीचे लिखो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट in order to prove that continuity is not, ऐसे लिखो सिर्फ, in order to prove that every continuous function is not differentiable at a point. एक मिनट, क्या मैंने बोल दिया? बोलना जरूर. हाँ लिखो, every continuous function is not differentiable. नीचे लिखो. Now let us take one counter example. fx is equal to mod x. This is equal to x greater than or equal to 0 minus x less than 0. ठीक है? ओके. तो ये फंक्शन हमारा 0 पे कंटिन्यूअस है. द फंक्शन लिखते लो fx is equal to mod x is continuous everywhere. ठीक है, ग्राफ तो भी मैंने बनाया था. कंटिन्यूअस एवरीवेयर. ब्रैकेट लिख देना. इसे कितना है? कंटिन्यूअस एवरीवेयर. Now let us check differentiability at the point x is equal to 0. ठीक है, ये फंक्शन जो है mod x ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब 0 पे भी कंटिन्यूअस है. ठीक है, तो अब हमें
चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है। अगर ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम कह देंगे कि हर कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो नाउ फाइंड f डैश जीरो प्लस जीरो का क्या मतलब है? दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। समझने के लिए चाहो तो लिख लो R H, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन h, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ h माइनस f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन h, और f ऑफ h की वैल्यू क्या होगी? x ग्रेटर देन जीरो, क्या लेंगे? x, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h बाई h इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? चलो अब हम फाइंड कर लेते हैं f डैश जीरो माइनस जीरो, ये क्या आएगा? LHD, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन माइनस h, so this is equal to limit s tending to 0 f of minus h की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया? ऐसे कर लेते हैं f of minus h माइनस 0 बाई माइनस h, ठीक है। so this is equal to limit s tending to 0 माइनस h बाई h, समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर वाला माइनस है वो, एंड दिस इज इक्वल टू, क्या दोनों एग्जिस्ट कर रहा है? एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है बट नॉट इक्वल, सो जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। thus f dash 0 plus 0 and f dash 0 minus 0 exist but not equal, hence fx is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 0। कठिन तो नहीं है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से कठिन नहीं है। इसके बाद क्या बचेगा? रिमान और इम्प्रॉपर, हो जाएगा सिलेबस में। नहीं अभी नहीं, इनको अपना काम कर रहे हैं। चले आगे, तो मैंने आज की क्लास में क्या बताया? डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्लोज इंटरवल ab के फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होता है। उसके बाद से मैंने आपको एक थ्योरम करवाया कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? कंटीन्यूअस होता है, लेकिन हर कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। फिर मैंने बताया कि इसका नेगेशन क्या बनेगा कि कंटीन्यूअस नहीं है तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कुछ एग्जांपल पे, घबराओ मत, क्वेश्चन मिलेगा आज।
क्वेश्चन नोट करो जल्दी जल्दी। मॉड को लेकर के तुम लोग परेशान होते होगे ना, तो वो मैं परेशानी दूर कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Discuss the continuity and differentiability of the function f at the point x is equal to 1 and x is equal to 2. Discuss the continuity And differentiability of the function f at the point x is equal to 1 and x is equal to 2. differentiability of the function f At x is equal to 1 and x is equal to 2. हो गया? ये अभी भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, so अभी ये लिखना हाँ ये f is equal to this. Next question. Let f define on R by fx is equal to mod x plus mod x minus 1 plus mod x minus 2 for all x belongs to R. Let f be defined by this prove that आगे लिख लेना for all x belongs to R. Okay? For all x belongs and prove that f is continuous but not differentiable. But not differentiable. Prove that. continuous and differentiability F is continuous but not differentiable at x is equal to 0, 1, 2. At x is equal to 0, 1, 2. तीसरा क्वेश्चन, prove that the function fx is equal to mod x minus 2 plus mod x minus 3 is क्या बोलो? same है कहाँ से नहीं? so same ही है लिख लो, पहले लिख लो। is continuous at x is equal to 2 at x is equal to 3 but not differentiable at x is equal to 2 and 3. एक एग्जांपल करते हैं। चलो हम तीनों का मैं क्या करता हूं, तीनों का वो ग्राफ बनाना है, ठीक है ना? ग्राफ पूछता है तो हम एक काम करते हैं, मैं फंक्शन बना देता हूं तीनों का, उसके बाद से कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है और ग्राफ बना करके कल लेकर के जरूर आना है, ठीक है? मैं चेक करूंगा, सिर्फ मुझे फंक्शन बनाना है यहाँ पे। चलो fx is equal to mod x minus 1 और क्या है mod x minus 1 plus mod x minus 2। ये किस पे जीरो होगा?
1 पे, ये किस पे 0 होगा 2 पे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये रियल लाइन है। एक केस तो हमारा बनेगा x लेस देन 1, तो मैं यहां पे अभी लिखता हूं x लेस देन 1। ठीक, ओके। मॉड x की जो वैल्यू होती है, x होती है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, माइनस x होती है लेस देन 0 के लिए। ओके, अगर मैं मॉड x माइनस 1 की बात करता हूं तो x लेस देन 1 के लिए क्या देगा 1 माइनस x, और x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या देगा x माइनस 1। ठीक है, ओके। इक्वलिटी की बात देखते हो, इक्वलिटी के दोनों साइड से 0 हो जाएगा, उसको छोड़ो भी। और एक काम और कर लेते हैं, मॉड x माइनस 2 के बारे में बता दो। x लेस देन 2 को 2 माइनस x, और x ग्रेटर देन 2 को x माइनस 2। तो पहला क्या है x लेस देन 1, जरा देखना x लेस देन 1 का मतलब हम इधर आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो x लेस देन 1 में ये वैल्यू क्या होगी 1 माइनस x ना, x लेस देन 1 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस x। ओके, मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू चाहिए। ये बताओ अगर मैं इधर जाऊं तो इसको सपोर्ट करेगा क्या ये? नहीं, इसका मतलब हमें इधर जाना पड़ेगा, यानी कि 2 से छोटा ना, तो 2x लेस देन 2 की क्या होगा x लेस देन 2 के लिए 2 माइनस x, ये हो गया 2 माइनस x, आया कितना 3 माइनस 2x। तो पहला बन गया आपका 3 माइनस 2x। ठीक है, अच्छा, अब हम x 2 से बढ़ा लेके चलते हैं, ये हो गया x ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए हम इधर जाएंगे, x लेस देन 1 के लिए हमें तो दोनों को इक्वलिटी देखनी पड़ेगी ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसलिए तो मैं कह रहा था कि x लेस देन 1 के लिए ये है, लेकिन अगर मैं इधर x ग्रेटर देन 2 के लिए जाऊं तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसको सपोर्ट करने के लिए हमको 2 से छोटा आना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम इसको लेकर के चलेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ मॉड x माइनस 1 होता तो फिर हमारा काम वहीं से हो जाता केवल। ठीक है, तो मॉड x माइनस 2 भी है तो हमको इधर देखना होगा, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 के लिए 2 माइनस x बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो कैसे बनेगा, अब तुम खुद बताओ कैसे बनेगा। ये देखो मैंने क्या लिया ग्रेटर देन 2, ये देखो ये ग्रेटर देन 2, हम इधर जाएंगे तो ग्रेटर देन 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस 2 होगी, तो मैं यहां पे अभी लिखता हूं x माइनस 2। ठीक है, अब देखो हमें तो इसकी भी तो वैल्यू देखनी है कि x ग्रेटर देन 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। रुक जाओ भी, x ग्रेटर देन 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम तो इधर चल रहे हैं ना, हाँ? तो अब हम इधर जा सकते हैं, तो हमको इधर जाना पड़ेगा। तो ये बताओ x जो अब हम ले रहे हैं, एक से बड़ा ले रहे हैं या एक से छोटा ले रहे हैं? एक से बड़ा। एक से बड़े के लिए क्या है, बस हो गया। कितना है, दोनों से आ रहा है क्या, 2x माइनस 3, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3, समझ में आया बात। अब क्या करना है, इसके बीच में चलना है। अब देखो अब हमको चर्चा इसकी करनी है, मतलब कि x 2 से छोटा और 1 से बड़ा, तो ये वैल्यू क्या है x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए इसका क्या होगा x माइनस 1, और ये क्या है लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए इसकी वैल्यू 2 माइनस x, वैल्यू कितना है 1, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी 1। अच्छा, अगर मैं यहां पे x बराबर 1 कर दूं तब भी 1 आ रहा है, हाँ? और अगर मैं यहां पे कर दूं तो नहीं, x की जगह पे 2 रखो, देखो तब भी 1 आ रहा है। अच्छा, तो क्या मैं यहां पे ऐसे कर सकता हूं,
ऊपर मैंने लगा दिया है, ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं? अब मैं इसे हटा दूं तो कोई परेशानी? तो दिस इज योर फंक्शन। एक्चुअल में इस फंक्शन की स्टडी करनी है, ये दिया हुआ है। प्रॉब्लम बच्चों को सिर्फ ये फंक्शन बनाने में होता है। सर बस मुझे कोई पार्टी नहीं समझ में आ रहा है, x लेस देन 1 और इसमें ग्रेटर देन x लेस देन 1 और सर लेस देन 2 होना चाहिए। कहाँ पे x लेस देन 2 होना चाहिए? 1 पे नहीं समझ पा रहा तुम्हारी बात। सर x लेस देन 1 क्यों है, x लेस देन 2 क्यों नहीं हो सकता? हमें वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो हम जब स्टडी कर रहे हैं तो ये पूरे रियल लाइन की बात करेंगे ना, और जब हम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो पूरे रियल लाइन बनाते हैं, ठीक है? तो अभी मैं इसको भी मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है? इसको बंद कर दो।